हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे एडुटेरिया 7500 प्लस एमसीक्यू के अंतर्गत सेट नंबर 31। आज देखेंगे इस वीडियो में सेट नंबर 32। सेट नंबर 32 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एवं तथ्य बनते हैं हम उसे इस वीडियो में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते ही सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिख सके। देखिएगा, जिसमें से पहला प्रश्न क्या है तो देखिएगा, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था? तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, क्या तो भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है किस न्यायालय में या किस समिति में? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, क्या है तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 275। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु और सेवा कर से संबंधित है? तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, 101वां संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन 2016। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि 58वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 2012 में। 99वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2014 में। 100वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2015 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हम कुछ संशोधन पूछते हैं, आप उसका जवाब दीजिएगा। पहला बता दिएगा कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 1951 में हुआ। 1951 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ है? आप इसका जवाब बताइएगा। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ है? इसका भी जवाब बताइएगा। और एक ही 61वां संविधान संशोधन कब हुआ है? इसका भी जवाब बताइएगा। और 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। कब? 1985 में हुआ है। हम 3 प्रश्न पूछे हैं, आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा कि कब कब हुआ है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 5वां, लोकसभा का कार्यकाल अब तक कितनी बार 6 वर्षों तक किया गया है? लोकसभा का कार्यकाल अब तक कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो याद रखिएगा, सिर्फ एक बार ही बढ़ाया गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो देखिएगा, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। तो देखिएगा, यह जो है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए क्या तो प्राधिकृत करने में। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर कितना तो 7वां देखिएगा, भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध है। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध है तो जनहित याचिका से। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी होगा। संविधान के अंतर्गत जन स्वच्छ एवं स्वच्छता किस सूची के अंतर्गत आते हैं? किस सूची के अंतर्गत आते हैं? क्या बोले, संविधान के अंतर्गत जन स्वच्छता एवं स्वच्छता किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, राज सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है? देखिएगा, क्या तो भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा, 9 का जो होगा
भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सही है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, ये भी सही है। इसे भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा क्या है तो जालगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? जालगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो याद रखिएगा 10 का जो होगा ए, हुगली नदी। कौन है? तो हुगली नदी, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? तो याद रखिएगा आर्कटिक सागर से भी, चुक्की सागर से भी, बेरिंग स्ट्रेट से, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो देखिएगा कीलाऊ है। क्या? तो कीलाऊ जो है विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको ऑप्शन भी अच्छा से दिख सके। देखिएगा एक तरफ है, ये होगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 13 है। देखिएगा एक तरफ है झरना और दूसरे तरफ है संबंधित राज्य, इसमें मिलान हमें करना है कि कौन सा सही है। देखिएगा कहता है तोगेल झरना जो है दक्षिण अफ्रीका में, ये सही है। युम्बला झरना पेरू में, ये भी सही है। ब्राउन फ्लास न्यूजीलैंड में, ये भी सही है। हैरियन बेसिन फॉल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा, और सॉरी ऑप्शन नंबर ए है, ए बी सी डी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो 14 क्या है? देखिए एक मिनट। बाउनागरा, क्या बोले हैं? बाउनागरा सेरिस किसके मध्य स्थित है? बाउनागरा सेरिस जो है किसके मध्य स्थित है? बृहस्पति और मंगल के मध्य, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15वां देखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं के कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं के कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का जो होगा विशाल महासागरीय विस्तार है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? मानव की कौन सी क्रिया जो है जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा कृषि। कौन है? तो कृषि, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या? तो वृष्ट छाया प्रभाव किससे संबंधित है? वृष्ट छाया प्रभाव किससे संबंधित है? तो चक्रवर्ती वर्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? तो निम्न में से किसी निम्नलिखित में से किसी मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो 8 देखिएगा, एक मिनट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18वां है। कितना? तो 18वां होगा। देखिएगा तो इसका जो होगा मिजोरम है। कहाँ? तो मिजोरम है। दोबारा पढ़ते हैं, निम्न में से किसी मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है तो मिजोरम को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19वां देखिएगा क्या? तो प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा जर्मनी में। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो जर्मनी में। कहाँ है? तो जर्मनी में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? तो R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से मिला है? R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का जो होगा हड़प्पा से मिला है। कहाँ? तो हड़प्पा से मिला है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिएगा क्या है। तो ऋग वैदिक काल की सामाजिक स्थितियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऋग वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 21 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए है। इसी काल में क्या बोले हैं? इसी काल में बाल विवाह प्रचलित थे। इसी काल में बाल विवाह प्रचलित थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? तो बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? तो देखिएगा एक मिनट। भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी थे। भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो याद रखिएगा उनके शिष्य जमाली या दामाद कौन थे? तो जमाली थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 क्या है? तो निम्नलिखित में से कहाँ जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरा पथ था? निम्नलिखित में से कहाँ जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरा पथ था? तो 23 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला से राजगिरी। तक्षशिला से राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 24वां देखिएगा क्या है? तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वी चौहान का सेनापति कौन था? तो 24 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी, अस्कंद थे। कौन थे? अस्कंद थे। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कौन थे? तो अस्कंद थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या बोले हैं? 25। किस मुगल शासक के समय क्या? तो सतनामी विद्रोह हुआ था। सतनामी विद्रोह हुआ था। तो 25 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, औरंगजेब। क्या है? तो औरंगजेब है। क्या है? तो औरंगजेब है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा क्या है? तो किस गवर्नर के समय श्वेत विद्रोह हुआ था? किस गवर्नर के समय श्वेत विद्रोह हुआ था? तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव के काल में। रॉबर्ट क्लाइव के काल में श्वेत विद्रोह हुआ था। श्वेत विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 27, साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो 27 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा क्या है? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा स्वामी सहजानंद ने की थी। स्वामी सहजानंद ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, निम्न में से कौन एक सदिश राशि का उदाहरण है? निम्न में से कौन एक सदिश राशि का उदाहरण है? तो याद रखिएगा वेग है। कौन है? तो वेग। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा क्या है? तो तार का प्रतिरोध किसके उपयुक्त अनुपात में होता है? तार का प्रतिरोध किसके उपयुक्त क्रम में अनुपात में होता है? तो याद रखिएगा 30 का जो होगा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिख रहा होगा आपको? ठीक, देखिएगा बल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य, अर्थात हमें गलत को चुनना है। बल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिएगा एक ही दिशा में बल लगाए गए बल जुड़े होते हैं, ये भी सही है। विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिमाणी बल सदैव शून्य होता है, ये गलत है। एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है, ये भी सही है। आगे क्या है? तो बल में परिमाण और दिशा दोनों होता है, ये भी सही। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? तो याद रखिएगा 55.8% होता है। 55.8% होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन CH
4 है, CH4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 क्या, तो काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? काओलिन जो है किसका अयस्क है? तो 33 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, काओलिन जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? तो एल्युमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा क्या, तो धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाले, धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाले कौन सा शक्तिशाली उत्तेजित होता है? तो याद रखिएगा 34 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या? तो पाउरोक्सी एसिटिक नाइट्रेट है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या, तो यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो 35 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा पित्त में लिपिड के चयन के लिए एंजाइम होते हैं, ये सही नहीं है। क्या? तो कौन सही नहीं, अर्थात ये गलत है। बाकी देखिएगा पित्त वसा के वायसीकरण में सहायक पदार्थ होता है, ये भी सही है। पित्त आमाशय से आने वाला खाद्य पदार्थ पीएच के उदासीन बनता है, ये भी सही है। पित्त खाद्य के पीएच के क्षारीय बनाता है एवं अन्य क्या, तो अंगनाशीय एंजाइमों को सक्रिय प्रेरित करते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 क्या, तो नई कोशिका का निर्माण होता है, नई कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा नई कोशिका का निर्माण जो होता है पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है, पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, तो निम्नलिखित में से किसी कोशिकाएं ईंधन भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसी कोशिकाएं ईंधन भी कहा जाता है? तो यह जो होगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो 37 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज होगा। क्या? तो ग्लूकोज होगा। निम्नलिखित में से किसी कोशिकाएं ईंधन भी कहा है, तो ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, तो देखिएगा निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? कौन एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो 38 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा बंगाल। क्या? तो बांग्ला है। क्या? तो बांग्ला है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, तो देखिएगा एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो 39 का जो होगा देखिए क्या, तो संवैधानिक निकाय के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं आता है, राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं आता है, ना ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आता है, ऑप्शन नंबर बी होगा 1 और 2। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होता है, ऑप्शन, तो इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40, निम्नलिखित में से कौन अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? कौन सा अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में स्थित नहीं है? बाकी 3 ही और 1 नहीं। तो देखिएगा क्या, तो पराबिम्बकुलम जो है नहीं है, पराबिम्बकुलम नहीं है। बाकी क्या, तो मुदुमलाई तमिलनाडु में है, वेदांतगल तमिलनाडु में है, इंदिरा गांधी तमिलनाडु में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो 41 क्या है 41 देखिएगा, किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया? तो 41 का जो होगा 2011 में किस वर्ष ओडिशा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया? तो 2011, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, तो देखिएगा प्रसिद्ध पुस्तक क्या, तो कोलेटिव स्पीड कॉन्टेक्ट एक्टोन के लेखक कौन है? तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी है, शशि शेखर वेम्पति है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा,
महाकाली संधि या पंचेश्वर बांध, महाकाली संधि या पंचेश्वर बांध बांध जो है सॉरी देखिएगा, महाकाली संधि या पंचेश्वर बांध समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और अपना पड़ोसी देश नेपाल के साथ हुआ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 क्या है तो देखिएगा, भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष दौरान की गई थी? भारत में पहली बार पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी? तो 44 का जो होगा 1919 से 1920, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिएगा, विश्व मौखिक स्वच्छ दिवस, विश्व मौखिक स्वच्छ दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 20 मार्च को। कब? तो 20 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा क्या तो, विश्व प्रसिद्ध क्या मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित। किससे? तो राजस्थान से संबंधित है। आगे देखिएगा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? किस राज्य का विलय किया गया था? तो आंध्र प्रदेश को ऑपरेशन पोलो के द्वारा विलय किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा क्या तो, निम्नलिखित में से कौन सा कानून मोपला गैस त्रिदशी की तुलना में के बाद लागू हुआ था? तो देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है मोपला विद्रोह क्या था? मोपला त्रिगैस के बाद हुआ था। तो कब? 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। जल अधिनियम 1974 में आया था, या प्रदूषण रोकथाम 1974 में। प्रदूषण अधिनियम 1981 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा तो सी, सॉरी क्या होगा तो सी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या है तो देखिएगा, परिस्थितियों के संदर्भ में समुदाय शब्द का श्रेष्ठ वर्णन किया गया है। समुदाय शब्द का श्रेष्ठ वर्णन किया गया है। तो एक दिए गए क्षेत्र में रहने वाले सजीवों की समाविष्टि के कुल योग के रूप को, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50वां जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। देखिएगा, 1955 में हुए क्या तो बाडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में 19 देशों ने प्रतिनिधित्व किया था। 19 देशों ने प्रतिनिधित्व किया था। तो देखिएगा इसमें कौन है? तो याद रखिएगा, एशिया और अफ्रीका से ये दोनों महाद्वीप से 19 देशों का बाडुंग सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं इसी वीडियो में महत्वपूर्ण तथ्य जो होगा कुषाण वंश से संबंधित एग्जाम व्यू के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। देखिएगा, कुषाण वंश, पहले हम इसके बारे में बताते हैं कि कुषाण वंश में कुल कितने शासक हुए हैं। कुषाण वंश में कुल कितने शासक हुए हैं और कौन से शासक प्रथम हैं और कौन से शासक अंतिम हैं। तो देखिएगा, कुषाण वंश जो थे युची के थे। कौन? तो युची के थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछेंगे कुषाण जो था युची जनजाति के थे। कौन से जनजाति? तो युची जनजाति के या तोखड़ी वंश के थे। आप सिर्फ ये जानते हैं कि कुषाण वंश के संस्थापक जो हैं कुजुल कडफिसेस हैं, लेकिन वहाँ पर ये पूछ देगा कि तोखड़ी वंश के संस्थापक कौन होगा? तो कुजुल कडफिसेस होगा। काहे कि ये भी कुषाण वंश से संबंधित रखता है, या युची वंश भी कुजुल कडफिसेस से संबंध रखता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कुषाण पूछे, युची पूछे या तोखड़ी पूछे, सभी का क्या होगा? तो कुजुल कडफिसेस। तो देखिएगा कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? तो कुजुल कडफिसेस है। तो देखिएगा
कुषाण वंश में जो है, कुषाण वंश के संस्थापक आपको पता चल गया है तो कौन है, तो कुजुल-कड-फिसेस। लेकिन कुजुल-कड-फिसेस के बाद जो अगला शासक बना है भीम-कड-फिसेस बना है। कौन, तो भीम-कड-फिसेस बना है, हम शॉर्टकट लिखे हैं। उसके बाद जो शासक बना है कनिष्क बना है। कौन, तो कनिष्क बना है। कनिष्क के जो बाद बना है, कनिष्क के जो बाद बना है वासुदेव बना है। कौन, तो वासुदेव बना है। तब पूछेंगे, देखिएगा पूछेंगे कुषाण वंश के प्रथम शासक कुजुल-कड-फिसेस से, अंतिम शासक कौन है, तो वासुदेव है। कौन है, तो वासुदेव है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेंगे जो कुषाण वंश के जो थे, कुषाण वंश के जो थे वह मध्य एशिया के निवासी थे, मध्य एशिया के निवासी थे। और कुजुल-कड-फिसेस जो था, कुजुल-कड-फिसेस जो था तांबे के सिक्के चलाए थे। कहाँ, तो तांबे के सिक्के चलाए थे। कौन, तो कुजुल-कड-फिसेस। इसमें बता दिए कि कुषाण वंश में कितने शासक हुए हैं, तो हम सिर्फ बता रहे हैं कुजुल-कड-फिसेस के बारे में। तांबे के सिक्के चलाए और इसने अपनी राजधानी जो बनाया था मथुरा, पुरुषपुर या पेशवार, मथुरा, पुरुषपुर या पेशवार किसने बनाया था, कुजुल-कड-फिसेस। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब इसके बारे में बताते हैं जो इसके बाद हुआ, अभी जस्ट बताएं तो कौन हुआ, तो भीम-कड-फिसेस हुआ था। कब, तो भीम-कड-फिसेस। तो भीम-कड-फिसेस के बारे में सुनिए। यह जो थे भीम-कड-फिसेस जो थे कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। भीम-कड-फिसेस, तो बोलेंगे कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो भीम-कड-फिसेस हैं। कौन है, तो भीम-कड-फिसेस हैं। यह जो थे सोना, क्या बोले हैं, सोना तांबे के सिक्के चलाए थे, सोना और तांबे के सिक्के चलाए थे। कौन, तो भीम-कड-फिसेस चलाए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जिसे द्विभाषीय मुद्रा कहा गया, जिसे द्विभाषीय मुद्रा कहा गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसने जो उपाधि धारण की है, उपाधि धारण किया है, हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आप ध्यान से सुनकर लिख लीजिएगा। सम्राटों का सम्राट किसने उपाधि धारण की, तो भीम-कड-फिसेस। इसके अलावा है सर्वलोकेश्वर, सर्वलोकेश्वर की भी उपाधि किसने धारण की है, तो भीम-कड-फिसेस। इसके अलावा जो है महेश्वर की भी उपाधि किसने धारण की, तो किसने, तो भीम-कड-फिसेस ने धारण की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसमें जो हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कनिष्क से ही संबंधित सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कुषाण वंश से। तो देखिएगा, पहले हम ये चीज़ बता देते हैं, उसके बाद हम अंत में देखेंगे। देखिएगा, कुषाण वंश के संस्थापक जो हैं कुजुल-कड-फिसेस हैं, कुजुल-कड-फिसेस हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन बोले हैं, तो कनिष्क होगा। कौन होगा, तो कनिष्क। सबसे प्रतापी बोलेगा या महान बोलेगा तो कौन होगा, कनिष्क होगा। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछेंगे तो कौन, भीम-कड-फिसेस। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुष्पुर और द्वितीय राजधानी मथुरा थी। प्रारंभिक राजधानी पुष्पुर और द्वितीय राजधानी मथुरा थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अगला तथ्य जो दिए हैं, इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी, शक संवत की शुरुआत की थी, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। तो कनिष्क के दरबार में कौन रहते, तो चरक रहते थे। आयुर्वेद के दरबार में कौन रहते, तो चरक रहते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जिसने चरक संहिता की रचना की थी, चरक संहिता की रचना किसने की, तो चरक ने की थी। आगे देखिएगा, बोधचरित की रचना अश्वघोष ने की थी। बोधचरित की रचना अश्वघोष ने की थी, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। आगे देखिएगा क्या है, तो गांधार शैली, मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में था। कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। गांधार शैली, मथुरा शैली का विकास सर्वाधिक किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जो है देखिएगा, प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने किया था। और इसके अलावा जो है देखिएगा,
बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में था। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कहाँ? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। देखिएगा आगे क्या है तथ्य। तो कुषाण वंश के समय ही बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। किस वंश के शासनकाल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ है? तो कुषाण वंश के शासनकाल में। और कनिष्क के शासनकाल में कुषाण काल में सर्वाधिक वास्तुकला का क्षेत्र हुआ है। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला का हुआ है। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक एवं शुद्ध सिक्के जारी किए हैं। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक एवं शुद्ध सिक्के जारी किए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कनिष्क जो थे बौद्ध धर्म के महायान धर्म के अनुयायी थे। महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई। कनिष्क की मृत्यु कब? तो 102 ईस्वी में हुआ था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव हैं। कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन थे? वासुदेव थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं कनिष्क के ही बारे में। बस देखिएगा, थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। देखिएगा, यह जो होगा कनिष्क से संबंधित होगा। किससे? तो कनिष्क से संबंधित है। देखिएगा, जो भी हम बोल रहे हैं बस आप उसे ध्यान से लिखते चलिएगा। देखिएगा, आपको पता है कि कनिष्क कुषाण वंश के सबसे महान शासक थे। यह गादी पर कनिष्क जो था गादी पर बैठने से पूर्व कहाँ का गवर्नर था? कनिष्क गादी पर बैठने से पूर्व कहाँ का गवर्नर था? तो तक्षशिला के गवर्नर थे। कहाँ? तो तक्षशिला के गवर्नर थे। आगे देखिएगा, कनिष्क के जो साम्राज्य विस्तार थे अफगानिस्तान और सिंध, बैक्टीरिया और पार्थिया थे। अफगानिस्तान, सिंध, बैक्टीरिया और पार्थिया थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और कनिष्क ने जो उपाधि धारण की थी द्वितीय अशोक और देवपुत्र। तो याद रखिएगा, कनिष्क जो थे कौन सी उपाधि धारण की थी? कनिष्क जो थे कौन सी उपाधि धारण की थी? तो याद रखिएगा, द्वितीय अशोक। कौन से? तो द्वितीय अशोक और देवपुत्र। द्वितीय अशोक और देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क ने चलाया था, अर्थात कुषाण वंश। उस पर जो था सूर्य देवता का चित्र था जो शुद्ध सोने चलाए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कनिष्क चीन के शासक फानचाओ से युद्ध किया है। कनिष्क ने चीन के शासक फानचाओ से युद्ध किया है। पहले हुआ हारा और बाद में हुआ जीत गया। था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और कनिष्क जो था तीनों सिल्क मार्ग अर्थात रेशम मार्ग पर अधिकार किया था। कनिष्क जो था तीनों सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग पर अधिकार किया था। वो ये 3 रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग कौन कौन से हैं? तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक है कैस्पियन सागर से जाने वाला मार्ग, और दूसरा है मर्व से फारात जाने वाले मार्ग। एक है भारत से लाल सागर जाने वाले मार्ग। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म का विभाजन अर्थात 2 भागों में बट गया था। एक था हीनयान और दूसरे थे महायान। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कनिष्क से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं हम वही सभी करवा दिए हैं। हम पूरे इसमें कनिष्क वंश नहीं पढ़ा सकते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।